टेरेस को एक शख्स ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। कैसे उन्होंने बिना किसी एसी, बिना किसी कूलर के घर ठंडे करके दिखाए हैं। एक ऐसी ही पर्सनैलिटी आज हमारे साथ है। लेट अस वेलकम मिस्टर प्रतीक तिवारी सर। थैंक यू रोनित। सर, यूजुअली हमने आपको रील्स में देखा है या फिर ट्विटर पे किसी ने आपका फेमस जो वीडियो था वो आनंद महिंद्रा जैसे पर्सनैलिटी ने रिट्वीट किया है, वहीं पे हमने आपको देखा हुआ है सोशल मीडिया पे। बट आज आप हमारे साथ हैं तो आपकी जो जर्नी है, आपकी जो स्टोरी है, वो आज हम आपके द्वारा ही सुनना चाहते हैं। फर्स्टली रोनित, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपका पॉडकास्ट मैंने भी देखा है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यू आर कैरिंग वेरी गुड मैसेजेस टू द वर्ल्ड। तो मेरे को बहुत खुशी है कि मैं आपके पॉडकास्ट में आके अपनी जो जिंदगी का सफर रहा है और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग सफर तो घरों की छतों को एक ऑर्गेनिक फार्म में कन्वर्ट करने का जो सफर रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी आपने दी है कि उस सफर को मैं आपसे शेयर करूं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि मैं एक एग्रीकल्चर इंजीनियर हूं और मैंने अपना एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस से किया है और सन 2000 में आई स्टार्टेड माय कॉर्पोरेट करियर। और 2000 से लेके 2013 तक मेरे को 4 बहुत स्पेशल कंपनीज में काम करने का मौका मिला। आई हैड द प्रिविलेज टू वर्क विद बिग कंपनीज लाइक महिंद्रा, रिलायंस, आईटीसी एंड वॉलमार्ट। और चूंकि आपने आनंद महिंद्रा साहब के ट्वीट के बारे में ना बात की, तो मैं एक ये बहुत ही खूबसूरत सा कोइंसिडेंस है ना बताना चाहता हूँ कि मेरा कॉर्पोरेट करियर जो है वो महिंद्रा से स्टार्ट हुआ, जिसके चेयरमैन है ना आनंद महिंद्रा साहब ने। और मेरे को उस समय भी है ना उनसे मिलने का मौका मिला, सौभाग्य मिला था। ही इज रियली अ वेरी ग्रेट पर्सन, वेरी हम्बल पर्सन। और 25 साल बाद जब उन्होंने मेरे इस छोटे से इनिशिएटिव के बारे में लिखा और इस छोटे से इनिशिएटिव को उन्होंने सपोर्ट किया, तो ऑलमोस्ट मोक्ष की फीलिंग हो गई थी मेरे को। राइट। नहीं, ऑब्वियसली किसी ऐसे आदमी से आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो उतना अच्छा तो लगता ही है। जी। सो 2013 तक ये 4 कंपनीज आईटीसी, रिलायंस, महिंद्रा एंड वॉलमार्ट, मैं 2013 तक मैं वॉलमार्ट में था। और उस समय है ना मेरे को एक इंस्पिरेशन ये मिला। एक्चुअली मेरे को 2 इंस्पिरेशन मिले, एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था। नेगेटिव इंस्पिरेशन ये मिला कि मैंने अपने कुछ फैमिली मेंबर्स को मैंने खोया कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से। और जब उनका इलाज चल रहा था तब हम लोग जब डॉक्टर से बात करते थे तो मेरे को सबसे ताज्जुब ये होता था कि इवन डॉक्टर्स को भी नहीं ये पता ये कैंसर हुआ क्यों है। वो उसका ट्रीटमेंट जरूर कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं। और ले दे के ना घूम फिर के बात यही आती थी कि हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर जो ये पेस्टिसाइड्स हैं या जो गंदे नाले में जो उगाई हुई सब्जियां हैं उसमें जो हेवी मेटल्स हैं, ये कैंसर ट्रिगर्स हैं। तो जैसे अगर लेडीज हैं, अब अगर आज की तारीख में लेडीज को कैंसर हो रहा है तो उसका पहले ये माना जाता था कि तंबाकू और स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें है ना, इवन पोल्यूशन, ये है ना कैंसर के ट्रिगर्स होते हैं। लेकिन पोल्यूशन तो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है सर। अर्लियर इट वाज ओनली इफ यू कंज्यूम समथिंग के लाइक टोबैको जैसे कुछ ले लिया या फिर अल्कोहल ले लिया तो उसको एक सर्टेन रीजन रहता था। राइट नाउ अभी तो रीजन है ही नहीं कि सबको हो रहा है। जी, सबको हो रहा है। तो वो यही समझ में आ रहा है कि कॉमन जो चीज है ना वो है हम जो खाना खा रहे हैं, और खाने में भी पर्टिकुलरली सब्जियां, क्योंकि गेहूं को उगाने के लिए इतने पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ती है जितना सब्जियों को उगाने के लिए ना पड़ती है। क्योंकि सब्जियां जो होती हैं, हमने क्लास 5 की साइंस में पढ़ा है कि सब्जियां जो है वो कैश क्रॉप होती है। कैश क्रॉप का मतलब उनको तोड़ के आप इमीडिएटली है ना सेल कर सकते हो और आपको है ना कैश मिल सकता है। जबकि गेहूं के लिए आपको है ना पूरा सीजन के एंड तक वेट करना पड़ता है। तो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस ये था कि लोगों को खोया, तो उस दर्द की वजह से ये महसूस हुआ कि अगर मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूं तो मेरे को करना चाहिए। और पॉजिटिव
जो मोटिवेटिंग फैक्टर था वो ये था कि मेरे को लगा कि अभी तक छत जो घरों की जो छत है उनको किसी ने ध्यान से नहीं देखा है। सब है ना यही इंतजार कर रहे हैं, सब ये कह के ना टाल देते हैं कि अगर सब्जियां उगानी है तो उसके लिए खाली जमीन चाहिए, अब हर एक के पास तो होती नहीं है। तो मैंने रियलाइज किया कि छत भी तो खाली जगह है, राइट और अगर उस खाली छत के ऊपर अगर हम फार्मिंग करते हैं तो उन छतों को ठंडा भी किया जा सकता है। राइट तो मेरे को दोनों अपॉर्चुनिटी नजर आई कि वहां पे खेती भी हो सकती है, उनको ठंडा भी किया जा सकता है। तो ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस था। तो इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स को साथ लेके मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी और 2013 में लिविंग ग्रीन स्टार्ट करी। सो ये एक ही रीजन था, जैसे आपने अभी बोला कि वॉलमार्ट जैसे एक बड़ी कोई कंपनी से जॉब छोड़ना एंड कोई ऐसी चीज स्टार्ट करना जिसका कोई कल्चर अभी तक हमारे जैसे कंट्री में है नहीं। सो एक जीरो से उस चीज को सब कुछ करना, ये आपको मतलब किस चीज ने आपको मोटिवेट किया इसके लिए? एक रीजन तो अभी आपने बताया कि वो है, बट इज दैट द ओनली रीजन या फिर और कुछ आपके दिमाग में पहले से था एंड जस्ट ट्रिगर हुआ वो चीज? आपने एक वर्ड है ना बिल्कुल सही यूज किया, ट्रिगर। यस। तो एक्चुअली क्या है कि मतलब बारूद तो तैयार था। हाँ बहुत सारे थॉट्स है ना दिमाग में चल रहे थे। हाँ और फिर एक दिन है ना मेरे को एक मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला जिसमें कि अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए हुए थे। मेरे फैमिली फ्रेंड है, उनका जयपुर में बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वहाँ वो एमओयू साइन हो रहा था, तो वो वहाँ के वाइस चांसलर आए थे। उन्होंने जो शब्द बोले वो एक्चुअली में ट्रिगर का काम किया। और उनके जो शब्द थे वो मैं आपके ऑडियंस के बेनिफिट के लिए वही शब्द मैं रिपीट कर रहा हूँ। उनके शब्द थे, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु सी अपॉर्चुनिटीज बिफोर दे आर ऑब्वियस। राइट। मतलब भविष्य के गर्भ में छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज जिसको दिख रही हैं, भविष्य का राजा वही होगा। बराबर। राइट। तो ये चीज मेरे को बहुत है ना मोटिवेट करा। एंड दिस वाज, आपने जो शब्द यूज किया ना ट्रिगर, दिस वाज द ट्रिगर। एंड उसके कुछ दिन बाद मैंने अपने ना पेपर्स है ना डाल दिए थे वॉलमार्ट में। ओके सर, जैसे हमने रील्स में देखा है कि जैसे वहाँ पे बताया गया है कि आपने उनके घर बिना किसी एसी के, बिना किसी कूलर के ठंडे करके दिखाए। सो ये कैसे पॉसिबल है सर? देखिए, किसी भी घर को गर्म करने की जो सबसे ज्यादा बड़ी सरफेस है वो जो कि जिसके ऊपर कंटिन्यूसली है ना सनलाइट पड़ती रहती है, वो है छत। राइट। राइट। घर की जो दीवारें हैं वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती हैं, तो वो उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी देर ही है ना रोशनी आती है। लेकिन जो छत है वो हमेशा एक्सपोज होती है सनशाइन के लिए। अब अगर इस छत के ऊपर हम एक नेचुरल ग्रीन कवर बना दे, और वो भी दो लेवल के ऊपर। पहला लेवल है जो प्लांट्स के पत्ते हैं, वो एक एक इरेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, मतलब प्रकाश आता है लेकिन वो उसको इरेगुलरली है ना रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। राइट। और फिर उनकी जो जड़ें हैं जो कि हमारे इस ऑर्गेनिक मीडियम के अंदर है ना उग रही हैं, तो चूंकि इन जड़ों को हमारे को डेली है ना पानी देना होता है, इनकी सिंचाई करनी होती है, तो वो जो ऑर्गेनिक मीडियम है दैट इटसेल्फ फॉर्म्स अ वेरी कूल लेयर एंड अ कूल इंसुलेटेड लेयर जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द रूफटॉप। तो बेसिकली दो लेवल पर कूलिंग हो रही है। पत्ते जो है वो है ना इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं, और पौधे जिस ऑर्गेनिक मीडियम में ग्रो कर रहे हैं उसकी ह्यूमिडिटी और उसका जो गीलापन है उसकी वजह से भी रूफटॉप की सरफेस ठंडी रहती है। इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं कि हम इस तरीके से अपने कंटेनर्स को डिजाइन करते हैं कि वो कंप्लीटली 100% लीक प्रूफ होते हैं। ओके। तो ये चिंता की बात नहीं है कि अगर हम डेली इरिगेशन करें तो उसका पानी जो है वो वापस है ना सीपेज होके ना छत पे चला जाएगा। दैट इज फॉर श्योर नेवर गोइंग टू हैपन। हाउ मच डिग्रीज आर वी टॉकिंग अबाउट, डिफरेंस ऑफ डिग्रीज? देखिए, हमने जो स्टडी करी थी उसमें हमने दो रीडिंग्स ली थी। एक तो ली थी इमीडिएटली अंडर द कंटेनर।
ओके। ठीक है, मतलब जस्ट अंडर द कंटेनर सरफेस है ना, कितना है ना ठंडे में, और एक छत के उस हिस्से के नीचे जो कमरा था उसमें है ना कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। तो जो छत की जो कूलिंग थी दैट वाज 6 to 7 डिग्रीज। मतलब अगर एयर टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री दिखा रहा है, तो छत का जो सरफेस टेम्परेचर है जहाँ पे हम ये खेती कर रहे हैं वहां पे वो दिखाएगा 37-38। ठीक है, इतना इतना फर्क है ना पड़ गया। और चूंकि छत ठंडी हो रही है तो उसके नीचे जो कमरा है उसका भी जो एयर टेम्परेचर है वो ड्रॉप कर जाता था 3 से 4 डिग्री। तो 3 से 4 डिग्री का जो फर्क है वो आपकी एयर कंडीशनिंग कॉस्ट जो है उसमें 20 to 25% सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना करवा सकता है 3 to 4 डिग्रीज का फर्क। राइट। सो ये छोटे फिगर्स हैं लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। Exactly. जी, तो चाहे आप अपने घर की छत पे कर रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो रहा है। अब यही चीज आप सोचिए कोई मॉल है, उसका है ना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना कम हो जाएगा, या कोई कॉर्पोरेट ऑफिस सोसाइटी है उसका है ना कम हो जाएगा, स्कूल है उसका कम हो जाएगा, हॉस्पिटल है उसका कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम छतों को कूल करते हैं बाय क्रिएटिंग अ नेचुरल ग्रीन कवर। ओके। ये जीरो से कोई चीज अगर आप चालू कर रहे हो तो उतनी डिफिकल्टीज भी उसमें आती है। सो व्हाट स्ट्रगल यू फेस्ड इन दीज इयर्स? देखिए, अलग अलग तरीके की डिफिकल्टीज आती है, मगर सबसे पहली डिफिकल्टी तो है ना एक आइडिया की एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर ही आ जाती है। यहाँ तक कि मतलब मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। उनको उनको नहीं पता था कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, मतलब ये आइडिया सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, लेकिन उनका मेरे ऊपर विश्वास था। लेकिन और जो रिश्तेदार या जो दोस्त हैं तो उनका बड़ा स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता था कि अगर है ना अगर छतों के ऊपर खेती होनी थी तो अब तक हो जाती। राइट, तो मतलब उनका मतलब था कि इनएविटेबल है कि ये होना ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो वो एक माइंडसेट की दीवार है ना खड़ी हो जाती है कि नहीं, ये तो रहता है कि अगर किसी ने किया नहीं तो ये हो नहीं सकता। बिल्कुल। फिर ऊपर से डर ये लगता है कि जो छत है वो बेसिकली छत जो होती है वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं होती है, उसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं रखा जा सकता है। फिर तीसरा है ना प्रॉब्लम ये था कि जैसे ही है ना छत के ऊपर खेती की बात होती थी तो लोग ये समझते थे कि छत के ऊपर वाटर प्रूफ करना है, फिर उसके ऊपर मिट्टी बिछानी है, फिर ईंटों की है ना वहां पे ईंटें है ना लगानी है, फिर और उनके अंदर है ना प्लांट्स लगाने। सो एज एन एग्रीकल्चर इंजीनियर मेरे को बस एक है ना सीक्रेट जो मालूम था वो ये था कि मैं मिट्टी जैसा कुछ बना सकता हूँ जिसमें मिट्टी का के डीमेरिट्स नहीं हो। जैसे मिट्टी भारी हो जाती है, मिट्टी के अंदर दीमक आती है, मिट्टी के अंदर फंगल स्पोर्स होते हैं, बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं। तो मेरे को ये पता था कि मिट्टी और ये बात अगेन मैं ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि हम जो मिट्टी एक छोटा सा शब्द है ना, इसमें हम एक बात नहीं समझ पाते कि मिट्टी एक जिंदा चीज है। राइट। मिट्टी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, और जब मैं बिना मिट्टी के मिट्टी बनाने चला तो मेरे को बहुत लंबा टाइम लग गया। और जब वो रिसर्च कर रहा था तो मेरे को आई वॉज इम्प्रेस्ड विद नेचर कि प्रकृति ने मिट्टी जैसा ग्रोइंग मीडियम बनाया है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर हुआ और हमारा सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो आज तक जिंदा है। राइट। तो मिट्टी जैसा कुछ बनाना, एक सॉइललेस ऑर्गेनिक मीडियम बनाना मेरे लिए सबसे बड़ा शुरुआत में चैलेंज था। लेकिन और बहुत सारे चैलेंजेस थे। एक चैलेंज ये था कि जब प्रोडक्ट बन गया, हमने मार्केटिंग करी, तो लोगों ने हमारे को थम्स अप तो है ना दे दिया कि हाँ आपका आइडिया अच्छा है, छतों के ऊपर होना चाहिए, बहुत अच्छा है। और जब खरीदने का टाइम आया तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को नॉलेज नहीं है। राइट, तो कौन करेगा? तो इसको फिर हमने सॉल्व किया कि हमने कहा कि
हम आपके घर पे आके उगाएंगे। ओके। तो जितने स्ट्रगल्स आए, मैं ईश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूं कि जितने स्ट्रगल्स आए उन स्ट्रगल्स ने हमारे को और निखारा है। यस। और शायद वो, अगर वो स्ट्रगल्स नहीं आते तो आज हम इस मुकाम पे नहीं पहुंचते कि आपके जैसे इतने पॉपुलर पॉडकास्ट पे हमारे को मौका मिला, आनंद महिंद्रा साहब जैसे बड़े आदमी से हमारे को सपोर्ट मिला, शायद हम यहाँ तक नहीं आते। तो स्ट्रगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वैल्यूएबल। सर मैंने आपसे स्ट्रगल्स तो पूछ लिए, बट क्या एक ऑडियंस के लिए क्या आप ये बता सकते हो कि एग्जैक्टली एज अ फाउंडर इफ यू वांट टू एक्सप्लेन योर बिजनेस कि आप करते क्या हो? बिल्कुल। देखिए, हमारे दो बिजनेस मॉडल हैं। हम लोग जयपुर और पटना में हमारी टीम्स फिजिकली जहाँ पे अवेलेबल है, वहां पे हम अपने कस्टमर्स को ये कहते हैं कि आप अपने घर पे, घर की छत पे जो भी अवेलेबल जगह है वो हमारे को एक बार दिखा दीजिए, हम आके अपना सेटअप लगाएंगे और हम ही आके वहां पे सब्जी उगा के आपको देंगे। तो इन अ नटशेल इसको कहते हैं अर्बन फार्मिंग सर्विस। यस। ओके। और इस बिजनेस को कहते हैं अर्बन फार्मिंग बिजनेस। और जो हमारे कस्टमर्स दूसरे सिटीज में है जहाँ पे हम फिजिकली अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे हम कस्टमर्स को ये कहते हैं कि आप हमारा जो सेटअप है वो मंगवा लीजिए। उसको पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं। उसके साथ ही आपको सारे ऑर्गेनिक स्प्रेज और रूट एप्लीकेशन मिल जाएंगी। और फिर है ना, आपको हम ऑनलाइन सपोर्ट देके हम आपको गाइड करते रहेंगे जैसे जैसे आपके ना प्लांट्स है ना ग्रो होते रहेंगे। सो इवन ऑनलाइन सपोर्ट करने के लिए भी हमने एक सॉफ्टवेयर है ना बनाया है। आपका खुद का सॉफ्टवेयर है? जी। ओके। तो ये दो हमारे है ना बिजनेस मॉडल्स हैं। एक है हम आपके घर पे आके उगाएंगे, और दूसरा है हम आपके घर पे एक बार आके सेटअप कर देंगे और फिर ऑनलाइन तरीके से हम आपको गाइड करते रहेंगे। आप बहुत आसानी से अपने घर पे छत पे ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन जो ऑनलाइन आप देखो, ऑफलाइन तो वी नो कि आप ऑफलाइन सपोर्ट दे दोगे, बट ऑनलाइन अगर आप सपोर्ट की बात कर रहे हो तो वो एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या होगा, अगर आप बता सके तो। हाँ, देखिए, बहुत ही उसको हमने सिंपल है ना बनाया है। हम जो ऑर्गेनिक किट है ना भेजते हैं, राइट, तो हमने ये कहा है कि एक एज एन एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर हम डेली है ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली योगा कर रहे हैं, तो हमारे को वैसे ही कम बीमारियां आएंगी। राइट। और अगर कोई बीमारी आती है तो वो मे बी क्रोसिन से भी ठीक हो जाएगी या फिर थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगी। राइट। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी हम यही करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे खास बात यह है, मॉडर्न फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग का में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, मॉडर्न फार्मिंग फोकस करती है कीड़े को मारने के ऊपर, बीमारी को हटाने के ऊपर। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो फोकस करता है पौधे को सशक्त करने के, पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाने की, पौधे की हेल्थ बढ़ाने की। तो हम अपने कस्टमर्स को कहते हैं कि हमारे जो ऑनलाइन सपोर्ट का तरीका है वो बहुत सिंपल है, दो पार्ट में है। सबसे पहले तो हम आपको एक सिंपल चार्ट है ना दे देते हैं। उस चार्ट में ना ये लिखा होता है कि हर वेडनेसडे और संडे को आपको क्या क्या स्प्रे करना है। ओके। ठीक है, क्या स्प्रे करना है और क्या एक्टिविटी करनी है। लेकिन ये केवल 2 दिन ही होता है, वेडनेसडे एंड संडे। ठीक है, जिसके अंदर संडे को ज्यादा एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जैसे गुड़ाई करना, खुरपी से हल्की गुड़ाई करना या गहरी गुड़ाई करना। राइट। तो एक तो ये चार्ट होता है, आपको ये चार्ट फॉलो करना है। ठीक है, जैसे हम डाइट चार्ट फॉलो करते हैं वैसे ये चार्ट आपको फॉलो करना। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे सॉफ्टवेयर का यूज करके, जो कि एक ऐप है, ठीक है, या फिर सिंपल व्हाट्सएप से अगर आप अपनी प्रॉब्लम पिक्चर हमारे से शेयर करते हैं तो हम आपको वो सॉल्यूशन बताते हैं जो कि ऑलरेडी हमने आपको ऑर्गेनिक किट में दे रखा है। ओके। राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने है ना भिंडी का पौधा उगाया है। अब भिंडी के पौधे के अंदर सपोज एफिड अटैक है और आपने घबरा करके हमारे को पिक्चर भेजी के साथ मेरी भिंडी के अंदर ये काले काले है ना कीड़े लगे हुए। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो कीड़े की पॉपुलेशन कितनी है। अगर कीड़े की पॉपुलेशन कम है
तो हमारे को मालूम है कि हमने जो वो डाइट चार्ट या एक्सरसाइज चार्ट या योगा चार्ट जो दिया है ना वेडनेसडे एंड संडे का, दैट इटसेल्फ इज गुड इनफ। ओके। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर अगर हमारे को दिखता है कि ये अब एक बहुत भयंकर अटैक है, राइट, फिर हम ये बताते हैं कि हमने जो आपको किट दिया है उसके अंदर स्प्रे नंबर 1 और 2, इसको आप अगले 3 दिन स्प्रे कर दीजिए, दैट्स इट। लेकिन इसमें एक बात जो हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं वो ये है कि जो भी हम गाइडेंस दे रहे हैं हम हर चीज का रीजन समझाते हैं, राइट। अगर हम उनको ये कह रहे हैं कि आप स्प्रे नंबर 1 को है ना स्प्रे कर दीजिए, तो हम उनको बताते हैं कि इसके अंदर नीम का तेल है। हाँ। नीम का तेल किस तरीके से काम करता है, कीड़े के ऊपर क्या इफेक्ट करता है। अगर हम कह रहे हैं स्प्रे नंबर 2, तो वो उसके अंदर एक लाइव फंगस होती है, उसको बवेरिया बेसियाना बोलते हैं, तो वो कैसे काम करता है। तो हमारा इंटेंशन कस्टमर को सिखाते रहना होता है कि आप सीखते जाओ। यस। अच्छा, जानना मतलब आप जो फूड खाने वाले हो तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। यू वांट टू से कि जो आप खा रहे हो तो उसके बारे में जानकारी लेना, वो कैसे बड़ा हो रहा है, उसको क्या आपने खाना खिलाया है वो आपको पता रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैं आपको एक चीज है ना दावे से कह सकता हूँ, ऑर्गेनिक वेजिटेबल का जो टेस्ट है, हाँ, क्योंकि मैं खुद है ना कंज्यूम करता हूँ, राइट, ठीक है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल का टेस्ट और जो ये बाजार वाली सब्जियों का जो टेस्ट है ना, आपको कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ मिलेगा कि ये ऑर्गेनिक सब्जी है, बराबर, राइट। लेकिन टेस्ट जो है ना वो आपको बता देगा कि ये ऑर्गेनिक है और ये नहीं है। जैसे देसी घी एंड रिफाइंड ऑयल, राइट, क्लियरली है ना मालूम चल जाएगा, वैसे ही ऑर्गेनिक एंड नॉर्मल वेजिटेबल का फर्क मालूम चल जाता है। सर जैसे कि आपने कहा कि आप टेरेस ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, एक सपोज एक कोई बंगला है, आप उसका आपने टेरेस ट्रांसफॉर्म कर दिया, बट जस्ट इमेजिन कि अगर कोई सोसाइटी है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज है, अगर लोगों ने थोड़ा सा टाइम देकर या फिर थोड़ा सा उनकी मेहनत अगर लगाए तो मल्टीपल फैमिलीज के लिए भी ये चीज करी जा सकती है। बिल्कुल करी जा सकती है रौनक जी। एंड मेरा ये कहना है कि देखिए अपार्टमेंट में कौन लोग रहते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी शहरों में रहते हैं, राइट, ठीक है। अब जब आप अपार्टमेंट में रहते हैं आप किसी भी ग्रीनरी से दूर हो जाते हो, ना तो आप गार्डन के पास हो क्योंकि हर एक कोई ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रह सकते, राइट, और आपकी बैल्कनी भी कोई इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वहां पे आप पूरा गार्डन सेटअप कर लें, राइट। एक तो ये बात है। दूसरा, मेरे को जिंदगी के 1-2 साल पर्टिकुलरली जब मैं महिंद्रा में था तो मेरे को बॉम्बे में रहने का मौका मिला अपार्टमेंट में। तो मेरे को सबसे स्ट्रेंज बात ये लगी कि मेरे पास कौन आदमी रहता था वो मेरे को 1 साल तक मालूम नहीं चला कि वहां पे कौन रहता है, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो राजस्थान से ही थे, मैं राजस्थान से था, लेकिन चूंकि हमने कभी बात नहीं की थी, हाँ, तो 1 साल से हम अजनबी थे, ठीक है। ओके। तो मेरा ये मानना है कि अगर जो कॉमन रूफटॉप है, कॉमन रूफटॉप के ऊपर अगर एक कॉमन कम्युनिटी ऑर्गेनिक फार्म बना दिया जाए तो उसके बहुत सारे फायदे। बच्चों को है ना एक ऐसी एक्टिविटी मिलेगी जिससे कि वो नेचर से है ना कनेक्ट हो सके, राइट। लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सब लोगों को, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो चाहे वो बच्चे हो, उनको संडे के लिए एक हाथ में मिट्टी लेके काम करने का, फिजिकल काम करने का मौका मिलेगा, यस, राइट। तो आई थिंक अपार्टमेंट्स का जो कॉमन एरिया है उसके ऊपर एक जो ये पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम हमने बनाई है बड़े मॉड्यूलर है, yes. तो चाहे कितना भी छोटी जगह हो चाहे कितना भी बड़ी जगह हो, ये फिट हो जाते हैं उसमें। सॉरी टू कट, बट जस्ट एक कि जैसे आपने किट्स अभी बताई, आप लाइक आप भेज देते हो, बट ऐसे कोई आपका पैरामीटर है कि लाइक मिनिमम इतने स्क्वायर फीट एरिया चाहिए, मैक्सिमम इतना एरिया चाहिए, लाइक दैट कुछ? देखिए मिनिमम एरिया जो रिक्वायरमेंट होती है वो फॉर अ फैमिली, मतलब मैं 4 एडल्ट्स की फैमिली लेके चल रहा हूँ, ओके, हाँ, तो 200 स्क्वायर फीट का जो एरिया होता है, 200 स्क्वायर फीट, हाँ, दैट इज गुड इनफ। ओके।
200 स्क्वायर फीट इज गुड इनफ, ठीक है। और 200 स्क्वायर फीट का मतलब क्या होता है, अगर हम उसको गज में बात करें, स्क्वायर यार्ड्स में बात करें, तो दैट इज ओनली 20 स्क्वायर यार्ड्स। ओके। और मिनिमम प्लॉट साइज जो होता है, जो कोई भी व्यक्ति अगर अपना घर बनाएगा छोटे से छोटा, राइट, तो वो 50 गज में तो बनाएगा, बराबर। बहुत ही छोटा, राइट। तो 50 गज के ऊपर, 50 गज मतलब 500 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट के ऊपर 200 स्क्वायर फीट की जगह तो मिल ही जाएगी, राइट। सो 200 स्क्वायर फीट इज गुड इनफ। गुड इनफ। एक्चुअली ये अर्बन जो सोसाइटीज है, जैसे बच्चों के लिए सिर्फ गार्डन्स दे के रखे हैं या फिर दे आर बिजी इन मोबाइल्स एंड एवरीथिंग। सो जो हमारे कंट्री का जो बेस है एग्रीकल्चर, वो अगर जनरेशन इससे कनेक्ट होती है तो इससे बेटर आइडिया कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरे ख्याल से हमारे को इस आइडिया को लिप सर्विस नहीं देनी चाहिए, हमारे को जेन्युइनली इस आइडिया की पावर को समझना चाहिए। yes. कि अगर हमारे बच्चे, अगर कमिंग जनरेशन, इवन अभी की जो यंग जनरेशन है, अगर वो जमीन से कनेक्टेड नहीं है, हाँ, तो एक्चुअली वो जिंदगी से डिस्कनेक्टेड है, राइट। अब आप देखिए, हमारे जितने भी, हमारे सब कुछ जो है, हमारे फेस्टिवल्स जो है, वो एग्रीकल्चर बेस्ड फेस्टिवल्स हैं हमारे, राइट। होली को है ना, होली पे है ना गेहूं कटता है, दिवाली के ऊपर गेहूं लगता है, राइट। बसंत पंचमी जो है उस समय सरसों है ना कटती है, राइट। फेस्टिवल्स जो है वही है ना एग्रीकल्चर से ना कनेक्टेड है, राइट। लेकिन अगर आप अपनी अभी जो जनरेशन है उनको नहीं मालूम कि वो एग्रीकल्चर से है ना उनका क्या कनेक्शन है। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और द बेस्ट वे इज, कम्युनिटी है वहां पे ऑर्गेनिक फार्म है ना कर सकते हैं, जमीन पे कम्युनिटी का एरिया है वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, इंडिविजुअल घरों के ऊपर कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया चीज है, बिकॉज इन अर्बन एरियाज तो इशू, अगर कोई भी आपको बोलेगा कि आपको फार्मिंग करना है, द ओनली इशू विल एवरीबॉडी डू नॉट हैव एकर्स ऑफ लैंड फॉर श्योर। तो वो अगर ऐसे कोई एक्टिविटी अगर बच्चों को मिले तो ये जनरेशन कनेक्ट कर पाएगी, वो क्या खा रहे हैं उनको समझेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। बिल्कुल, इनफैक्ट मेरा एक आपके पॉडकास्ट के थ्रू मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका पॉडकास्ट कोई ऐसे व्यक्ति है ना सुन रहे हैं जो कि एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं या CSR की टीम से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको एक आइडिया प्रपोज करना चाहता हूँ कि हम एक स्कूल की है ना छत के ऊपर एक बड़ा सा है ना एक ऑर्गेनिक फार्म है ना सेटअप करें, जिसको हम मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ करें। मतलब कि जो पेरेंट्स हैं, आधा पैसा उनसे ले हम, राइट, आधा पैसा स्कूल लगाए और कुछ पोर्शन जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पैसा आ सकता है अगर कोई स्पॉन्सर करे तो। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि उस एक छोटे से रूफटॉप फार्म जो कि स्कूल की छत पे, उससे कितने सारे बच्चों को है ना नेचर से है ना कनेक्शन है ना मिलेगा, होने के लिए मिलेगा। एक एक्टिविटी स्कूल में एक ही टाइम पे बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। पर्टिकुलरली जो हमारे मेट्रो में जो स्कूल्स हैं, कोविड से जस्ट पहले अंधेरी में एक मिशनरी स्कूल था, और हम लोग वहां पे गए और वहां पे हमने देखा कि उन्होंने ना लौकी उगा रखी अपने स्कूल की छत के ऊपर, ठीक है। लेकिन वो अपने जो सीमेंट के जो बैग्स होते हैं उसमें ना उन्होंने प्लांट्स लगा रखे थे, तो 10 प्लांट्स लगा रखे थे, 2 प्लांट्स चल रहे थे, 8 है ना मर गए थे, बट वो कोशिश कर रहे थे, राइट। एंड वी वेंट टू देम एंड वी सेड कि आपके यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, आप उनके पेरेंट्स से पूछिए कि अगर उनको स्कूल की छत से ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां मिल जाएंगी तो क्या वो 20-25% है ना स्पॉन्सर करने को तैयार है क्या, हर पेरेंट, जो कि हर पेरेंट के हिस्से में शायद 2000 रुपए का है ना कॉस्ट आएगा। लेकिन एक बहुत अच्छा वहां पे रूफटॉप फार्म डेवलप हो जाएगा और वहां से ना केवल बच्चों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग मिलेगी, इवन पेरेंट्स को जो है वो ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां ना चीजें खाने के लिए मिलेगी। सर आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट अगर इसमें आती है तो गवर्नमेंट कितना रोल प्ले कर सकती है इस चीज में? दोनों जी, मैंने है ना गवर्नमेंट के 2 चेहरे देखे। एक है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मैंने वो चेहरा देखा जो कि आई थिंक सबसे पॉपुलर चेहरा जो है
2018 में हमारे को ये सौभाग्य मिला कि नरेंद्र मोदी जी के सामने जाके हम इस आइडिया को प्रेजेंट करें। ओके। एंड मैं आपको मतलब मैं खुद इस बात से बहुत सरप्राइज हूँ। आज तक मैं जब सोचता हूँ कि वो क्या हुआ 5-7 मिनट में, लेकिन आप देखिए उन्होंने 5 मिनट तक बस उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सुना और उन्होंने उनकी आंख बंद थी, आंख बंद करके वो सुन रहे थे। उनके साथ ही राधा मोहन सिंह जी थे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं, उनके साथ ही जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर जो होते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, मिस्टर पटनायक, वो थे। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 5-7 मिनट बस हमारी बात सुनी। जब मैंने बोलना बंद कर दिया तो उन्होंने अपनी आंख खोली। जो उनके मुंह से जो शब्द निकले ना, इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। ठीक है, आई थॉट कि वो कुछ मतलब कॉम्प्लीमेंट्स देंगे या कुछ ऐसा कहेंगे बहुत अच्छी बात है और आगे बढ़ जाएंगे, राइट। उन्होंने अपनी आंख खोली और उन्होंने कहा कि क्या हम इसको स्मार्ट सिटी मिशन में इंक्लूड कर सकते हैं, ये हमारी स्मार्ट सिटी प्लानिंग का हिस्सा बन सकता है क्या। तो देन ही लुक्ड अराउंड। तो राधा मोहन सिंह जी थे, अब वो तो ऑब्वियसली यूनियन मिनिस्टर है, वो तो हाँ बोल सकते हैं, बट जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि सर मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट नोट जो है पीएमओ है ना भिजवाता हूँ और आपकी पीएमओ की टीम जो है वो इसको असेस कर लेगी। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि द मैन हु हेड्स आवर गवर्नमेंट is a very smart person. He can identify the future of an idea just by listening to it. Okay. Okay. वहां से एक सफर चालू हुआ। पीएमओ को हमने अपने ना पूरे डिटेल्स भेजी। पीएमओ से अलग अलग स्टेट्स को गया, क्योंकि राधा मोहन सिंह जी खुद है ना बिहार से बिलोंग करते हैं। Okay. तो सबसे पहले ना बिहार ने ये कदम उठाया कि हम 75% है ना सब्सिडी देंगे उन लोगों को जो कि अपनी छत पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं। ओके जी। बिहार को देख के राजस्थान ने है ना 70% सब्सिडी देना चालू कर दिया। ओके। बिहार और राजस्थान को देख के योगी सरकार ने एक बहुत इंटरेस्टिंग कदम उठाया। उनका एक स्कीम है सीएम युवा, ओके, जो कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए है। तो उनका टारगेट है अगले 2 साल के अंदर 10,000 एंटरप्रेन्योर्स बनाना। तो उसमें उन्होंने अर्बन फार्मिंग के आइडिया को वेरीफाई करके और जो वेरीफाइड कंपनीज की जो लिस्ट है उसमें डाला कि हम चाहते हैं कि यूपी के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो केवल गांव की खेती के बारे में नहीं सोचे, छतों की खेती के बारे में भी सोचे। ओके। और उसके लिए वो 7 लाख रुपीस जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट है ना दे रहे हैं। तो कोई भी यंग पर्सन 40 साल से कम की उम्र के अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वहां के निवासी हैं और वो अपने शहर में ये अर्बन फार्मिंग का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो वो सीएम युवा स्कीम का फायदा उठा के 5 लाख रुपए से लेके 7 लाख रुपए तक का उनको बिना कोलैटरल का है ना लोन मिल जाता है। और वो लोन का रीपेमेंट टाइम जो है वो भी 2-3 साल है। मेरे को बीएमसी के साथ काम करने का मौका मिला था और बीएमसी के 2 स्कूल्स जो है, एक चेंबूर में और एक माटुंगा में। ओके। वहां पे हमने ये रूफटॉप फार्मिंग का ना डेमो है ना सेटअप किया था। एंड उस समय जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मिस्टर केसरकर, ओके, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, उन्होंने वो देखा एंड ही सेड कि वी विल डू इट ऑन 200 बीएमसी स्कूल्स। ओके। So within 1 month there was a tender of 3.5 crores for putting this in 200 BMC schools. Unfortunately हम लोग नहीं है ना वो टेंडर को है ना क्लियर कर पाए बिकॉज लाइक बीएमसी का इंटरनल चीजें बहुत होती हैं। ओके, ठीक है, हम वो नहीं कर पाए। बट खुशी इस बात की है कि हमने जो छोटी सी एक आइडिया केसरकर साहब के सामने रखा तो उन्होंने उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके 200 स्कूल तक उसको लेके गए। हम नहीं लेके गए, लेकिन हमारे को खुशी है कि आइडिया जो है वो 200 स्कूलों तक गए। बट अगर आपने जो 2 स्कूल आपने जो डेमो दिया, व्हाट वाज द रिजल्ट?
जी, वहां पे देखिए 3 स्टेक होल्डर्स थे। वहां पे टीचर्स थी स्टेक होल्डर, वहां पे पेरेंट्स थे और वहां पे बच्चे थे। तो वहां पे हमने एक यूनिक आइडिया स्टार्ट किया। हमने उसको नाम दिया स्कूल फार्मिंग क्लब। ओके। तो स्कूल फार्मिंग क्लब के लिए हमने एक क्विज किया, उसमें बच्चों को सिलेक्ट किया, उसमें बच्चों को बैज मिला, उसमें बच्चों को सर्टिफिकेट मिला, उसमें बच्चों को कैप मिली जिसके ऊपर स्कूल फार्मिंग क्लब है ना यहाँ पे लिखा हुआ था। और वहां पे हमने जो यूनिट्स लगाए, वो यूनिट्स के ऊपर हमने बोर्ड लगाया कि इस यूनिट के ओनर है ये 4 बच्चे और उनके ये टीचर। राइट। ठीक है। और फिर हमने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपटीशन कि अगर इस टीम के पास ये यूनिट है और इस टीम के पास ये यूनिट है तो कौन ज्यादा सब्जी उगा पा रहा है। ओके। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज। मैं सोचता था कि बच्चे ना शायद इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हाँ। लेकिन और ये बीएमसी स्कूल है, मतलब थोड़े से पुअर बच्चे भी है ना आते हैं वहां पे। हाँ। राइट। बहुत रिच लोगों के बच्चे नहीं आते वहां पे। कम है। हाँ। तो बट आई वाज वेरी सरप्राइज कि उनको इतना इंटरेस्ट आया कि वो इवन प्रिंसिपल को जाके शिकायत करते थे कि मेरे यहाँ पे 2 भिंडी लगी हुई थी, दूसरी टीम के बच्चों ने आकर वो 2 भिंडी तोड़ दी। ओके। तो एंड पेरेंट्स जो थे दे वर वेरी हैप्पी। पेरेंट्स इसलिए खुश थे बिकॉज सडनली बच्चों को इतना मोटिवेशन मिला स्कूल आने का। मतलब पेरेंट्स शॉक थे कि जो बच्चे स्कूल आना नहीं चाहते, अब वो कह रहे हैं कि नहीं मेरे को तो संडे को भी जाना है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्कूल फार्मिंग क्लब का मीटिंग है। राइट। तो बच्चों ने तो सीखा ही सीखा, लेकिन पेरेंट्स ने भी आके देखा, उनको भी है ना अच्छा लगा। टीचर्स बहुत खुश हुए कि वो अपने स्टूडेंट्स जो हैं उनको नेचर से कनेक्ट होता हुआ है ना देख रहे थे। एंड फिर हमने जो जॉइंट कमिश्नर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीएमसी के, उनको हमने दिखाया। देन वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट एक इंटरनेशनल एनजीओ है, उनके साथ हम ये कर रहे थे। तो ये प्रोजेक्ट इतना फेमस हुआ कि उनकी ग्लोबल कम्युनिकेशन के जो हेड है वो चेंबूर आई, उस बीएमसी स्कूल में आई और उन्होंने खुद ने फिजिकली आके देखा कि ये कैसे कर रहे हैं। और अब है ना ये आइडिया जो है वो अफ्रीका के स्कूल्स में है ना ले जाने की बात हो रही है। क्या बात है सर, बहुत बड़ा काम कर रहे हो सर आप। सबसे बड़ा काम रहता है कि जो न्यू जनरेशन है उनको एक सही डायरेक्शन दिखाना, उनका सही जगह पे उनका इंटरेस्ट जनरेट करना, और वो आप कर रहे हो सर। दिस इज वेरी ग्रेट थिंग फॉर द कंट्री, नॉट ओनली कोई रीजन के लिए नहीं, पूरे कंट्री के लिए आप काम कर रहे हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम बात कर रहे हैं अर्बन फार्मिंग की, किसी सोसाइटी के ऊपर हमने बात कर रहे हैं या फिर घरों के टेरेस की बात करें, बट सपोज किसी के पास एकर्स ऑफ लैंड है एंड ही वांट्स टू डू ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आप ऐसे केस में क्या हेल्प कर सकते हो? देखिए मैं 2 आइडियाज है ना देना चाहता हूँ। दोनों बिल्कुल अलग हैं। yes. एक आइडिया है उसको हम कहते हैं माइक्रो फार्मिंग। ठीक है। अभी तक है ना खेती कैसे हो रही है, किसान उगाता है, उगा करके वो मंडी में जाके बेच देता है। yes. ठीक है। और मंडी में उसको लोएस्ट है ना दाम मिलता है क्योंकि वो मिक्स चना बेच रहा है, वो रिटेल पॉइंट पे नहीं जा रहा, उसके पास कोई रिटेल कस्टमर नहीं आ रहा। right. फिर मंडी से जो है वो दुकानदार जो है वो लेके चले जाते हैं और अपनी दुकान से उसको बेचते हैं। राइट। इट्स अ वेरी लॉन्ग सप्लाई चेन। राइट। तो हम जो सब्जी खा रहे हैं आज जो हमने सब्जी खाई है दुकान से खरीद के, वो ऑलरेडी 24 घंटे से ज्यादा पुरानी हो चुकी। एग्जैक्टली। यस। ठीक है। क्योंकि किसान ने कल तोड़ी और आज हमने कल दिन में तोड़ी और आज हमने उसको परचेज करके ना उसको कुक किया। ये तो हम आइडियल सिनेरियो की बात कर रहे हैं, वन डे जस्ट आइडियल सिनेरियो, ये तो उससे ज्यादा ही होगा। नहीं तो और 2-3 दिन पुराने भी है ना हो सकती है। और अगर और बहुत दूर से आती है, जैसे ऑफ सीजन सब्जियां जो होती हैं वो तो बहुत दूर से आती हैं। राइट। तो वो तो और भी ज्यादा है ना पुरानी होती है। राइट। अब ये है बहुत लंबी सप्लाई चेन। अब इसके सामने एक नया आइडिया जो काफी पॉपुलर हो रहा है मेट्रोज में, पर्टिकुलरली इधर नॉर्थ इंडिया में, उसको कहते हैं माइक्रो फार्मिंग। माइक्रो फार्मिंग का मतलब होता है आपके पास सपोज 1 एकड़ जमीन है। राइट। 1 एकड़ जमीन के अंदर आपने रेस्ड बेड्स बना लिए। ठीक है।
मिट्टी को ऐसे इकट्ठा करके ऐसे लंबी लंबी आपने रेस्ड बेड बना ली, ठीक है। अब 1 एकड़ में आपकी एटलीस्ट 500 है ना रेस्ड बेड बन जाएंगी, ओके, ठीक है। अब लेट्स से 450 रेस्ड बेड्स, ठीक है। अब एक फैमिली के लिए 15 रेस्ड बेड जो है वो सफिशिएंट, ओके। तो इसका मतलब यह है कि आप 30 फैमिलीज के लिए फार्मिंग कर सकते हो अप्रोक्स। तो आपने अपने खेत को 30 माइक्रो फार्म्स में कन्वर्ट कर दिया, ओके। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने फैमिली को ये कहा कि आप मेरे को एक सीजन का है ना किराया दे दो, आपको जो जो सब्जियां चाहिए वो मैं आपके लिए उगा करके है ना दूंगा, ओके, ठीक है। किराया भी आप 2 पार्ट में दे सकते हो, ठीक है। जैसे 6 महीने का आपने 25,000 रुपए किराया माना, राइट। तो 25,000 में से 10,000 रुपए आप अभी दे दो, जो मैं खाद बीज वो सारी चीजें ले आऊं, और 15,000 रुपए आप तब दो जब मैं आपको सब्जी है ना आपके घर पे लाके डिलीवरी करना चालू कर दूं। सो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, 25,000 रुपए दिए, 300 किलो सब्जी मिली, मतलब हमारे को ताजी ऑर्गेनिक सब्जी हमारे घर पे 80 से 90 रुपए किलो की मिल रही है। ये कस्टमर का के तरफ से होता है। और जो फार्मर है, जो लैंड ओनर है, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है कि अगर 6 महीने के लिए मेरे को एक माइक्रो फार्म से 25,000 मिले, तो 30 माइक्रो फार्म से मेरे को 7.5 लाख रुपए मिल गए, वो मिले 6 महीने के, तो एक साल का कितना हो गया, 15 लाख रुपए। 1 एकड़ से आप 15 लाख रुपए कमा रहे हैं, और आपकी जो कॉस्ट होगी इस 15 लाख के सामने, वो ज्यादा से ज्यादा 7 लाख रुपए होगी, ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 1 एकड़ से 8 लाख रुपए जो है वो आप नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिसमें फैमिली भी खुश, आप भी खुश, क्योंकि आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं, आप अपनी आप अच्छा फैमिली अच्छा खा रही है, आप अपनी जमीन को अच्छा खिला रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आप फिर एग्रो टूरिज्म का भी है ना एक एंगल ऐड कर सकते हैं। आपकी जमीन के आसपास सपोज कोई गांव है, वहां पे कोई मसाले बनाता है, तो जो ये 30 फैमिली जब संडे को आपके ना फार्म पे आएंगी, तब आप लोकल जो क्राफ्ट्समैन है या लोकल है ना कॉटेज इंडस्ट्री लेवल जो लोग हैं, उनको आप बुला सकते हैं। कोई मसाले बनाता है, कोई हैंडीक्राफ्ट बनाता है, कोई देसी घी बनाता है, तो उनको वो 30 फैमिलीज को देने के लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज होगी, राइट। कोई है ना दलिया बनाता है, इस तरीके कोई लड्डू बनाता है, क्योंकि गांव में मतलब बहुत एज ओल्ड तरीके से ना लड्डू है ना बनते आ रहे हैं, दे आर वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो ये जो 30 लोग है ना, ये 30 लोगों को ना केवल ऑर्गेनिक सब्जियां मिल रही हैं, इनको रूरल लाइफ का एक दिन स्पेंड करने का है ना मिल रहा है, रूरल लाइफ का। And also वो एक इकोनॉमी बन रहा है, एक छोटा इकोनॉमी बन रहा है। एग्जैक्टली, आप एक छोटी माइक्रो इकोनॉमी है ना डेवलप कर रहे हो अपने 1 एकड़ के फार्म की वजह से। तो दिस इज वन वे। द अदर आइडिया दैट आई कैन शेयर विद यंग पीपल, कि अभी एथेनॉल की है ना बात हो रही है, राइट। ओके। तो एथेनॉल के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है, DSR, डायरेक्टरेट ऑफ सोरगम रिसर्च, ओके। तो उन्होंने एक ऐसी वेराइटी निकाली है, उसको स्वीट सोरगम कहते हैं। तो ये इसको मतलब हिंदी में कहते हैं ज्वार। तो ज्वार जो होता है वो मिलेट है, मतलब उसको ना ज्यादा पानी चाहिए, ना ज्यादा खाद वाद चाहिए, कोई मतलब अभी जो बातें हो रही है, जैसे कि जो जिससे ये एथेनॉल बनता है, तो उसके लिए लोग मतलब एक ही ये लोग बोल रहे हैं कि बनाने के लिए पानी ज्यादा लगता है, एंड कंट्री लाइक इंडिया वेयर ऑलरेडी वी आर डेफिसिट ऑफ वाटर, सो ऐसे कंट्री में ये चीजें लाना तो ये कितना सही है, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। जो शुगर केन होता है उसको उगाने के लिए ज्यादा पानी भी चाहिए होता है, एग्जैक्टली। और शुगर केन जो है वो हाई न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट का पौधा होता है, राइट। मतलब जहां आपने शुगर केन लगा लिया, वहां पे अब आप है ना कुछ है ना सब्जी या कोई और चीज है ना नहीं उगा सकते हो। तो होता क्या है कि शुगर केन उगाने के लिए हर साल बहुत ज्यादा है ना केमिकल फर्टिलाइजर्स की ना जरूरत पड़ती है।
अगर उसके अगेंस्ट अगर हम स्वीट सोरगम उगाते हैं जो कि मीठी ज्वार कहलाती है और जो कि जिसको पानी कम चाहिए, जिसको खाद कम चाहिए, लेकिन और उसका जो तना होता है उसमें जो जूस होता है वो बिल्कुल शुगर केन जितना है ना मीठा होता है, तो हो सकता है कि हम शुगर केन बेस्ड एथेनॉल से हम सोरगम बेस्ड एथेनॉल की तरफ है ना हम जा सकते हैं। ओके। क्योंकि शुगर केन में कीड़ा भी बहुत लगता है, उसमें स्प्रे भी बहुत करना पड़ता है, लेकिन सोरगम जो होता है जो कि मिलेट है उसके अंदर कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई बीमारी नहीं आती। इट्स अ वेरी हार्डी क्रॉप। तो कुछ यंगस्टर्स जो हैं इसके ऊपर रिसर्च करके, स्वीट सोरगम के ऊपर रिसर्च करके, डायरेक्टरेट ऑफ सोरगम रिसर्च हैदराबाद उनसे ना कनेक्ट कर सकते हैं और इवन एथेनॉल के लिए वो एक छोटी बायो रिफाइनरी वहां पे है ना सेटअप कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव सर, आपने जो बताया अभी रिसर्च के बारे में, लोगों को बहुत हेल्प होगी। आज बहुत नई चीज़ें पता चली है कि लोग एक्चुअली आई एम इंस्पायर्ड कि ऐसे लोगों से बात करके, आप जैसे लोगों से बात करके सर इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन मिलता है कि समथिंग खुद से कुछ करें जो कि लोगों को इंस्पायर करे। आई थिंक लाइफ में ऐसे कुछ करना चाहिए। अगर एक जाते जाते अगर कोई आपको लास्ट मैसेज आप कुछ देना चाहो व्यूअर्स के लिए, तो आप क्या बता सकते हो? देखिए, बिकॉज आपका पॉडकास्ट जो है वो यंगस्टर्स में बहुत है ना पॉपुलर है और बहुत आई एम अज्यूमिंग कि बहुत सारे ना यंग लोग है ना इसको देख रहे होंगे, तो मेरा उनको मैं शायद वही है ना शब्दों को है ना रिपीट करना चाहूंगा जो कि मेरे लिए ट्रिगर बने। और वो शब्द जिसकी वजह से मैंने है ना एक वॉलमार्ट जैसी कंपनी की नौकरी छोड़ी और ये सफर है ना चालू किया। और वो शब्द है ना मैं चाहता हूँ कि लोग याद रखें और उनके ऊपर ध्यान दें। और वो शब्द ये थे, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु सी अपॉर्चुनिटीज बिफोर दे आर ऑब्वियस। जितने भी यंग लोग है ना, यंग पीपल है ना इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं आप तक एक संदेश ये पहुंचाना चाहता हूँ कि शहर में रहने वाले जो लोग हैं, अपने अर्बन सिटीजन से, दे आर वेरी इंटरेस्टेड। जो अर्बन फार्मिंग के लिए जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके लिए जो सबसे बड़ा लिमिटेशन है वो है टाइम एंड नॉलेज। लेकिन यही लिमिटेशन जो है, this creates a very big attractive business opportunity for young entrepreneurs to start urban farming business in their city. तो हमने 13 साल से प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज किया है और अब हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं कि वो अपने ही सिटी में, अपने सिटी की छतों को एक ऑर्गेनिक फार्म में कन्वर्ट करने का जो काम है उसको है ना हमारे साथ मिलके वो स्टार्ट कर सकते हैं। So, if anybody is interested, they are most welcome to connect with us. Sir, for sure, जो लोग इसके बारे में जानते हैं, जो इसकी डेप्थ जानते हैं, वो ज़रूर आपके साथ कनेक्ट करेंगे। और आज आपने अपना जो बिजी स्केड्यूल है उसमें से थोड़ा सा टाइम हमारे जैसे लोगों के लिए निकाला, उसके लिए थैंक यू। एंड आई होप कि हम आगे भी कनेक्टेड रहेंगे और ज़रूर इस अच्छे इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएंगे सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रोनित। Yes. And wishing you a lot of success for your podcast and the amazing work that you're doing. Lot of compliments to you for your amazing work. Thank you sir. I hope आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और साथ ही साथ हमारे बाकी पॉडकास्ट भी आप जरूर देखिए और उन्हें भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हाँ, खुश रहना।